हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम किसे कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ में हम फोर्स के एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। एक्चुअली न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें फोर्स का एक्सप्रेशन मिलता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है, जस्ट उसका डेफिनेशन। क्वालिटेटिव का मतलब होता है संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव जो वैल्यू आता है वो सेकेंड लॉ से ही आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मोमेंटम समझेंगे, उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ, एंड देन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बनाएंगे 118, मतलब 118 का जो क्वेश्चन पेज नंबर जो है एनसीईआरटी का, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोमेंटम किसे कहते हैं। देखिए, मोमेंटम को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए आपको एक क्रिकेट का बॉल है और दूसरा टेनिस बॉल है, ठीक है, और दोनों में हमने सेम वेलोसिटी दी है। वेलोसिटी क्या है? सेम है। ओके, तो अगर वेलोसिटी सेम है तो आप देखेंगे कि क्रिकेट बॉल को रोकना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रिस्पेक्टिव टू टेनिस बॉल के, नहीं? तो हम ये पाते हैं कि फोर्स जो है ना कहीं मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा, दो क्रिकेट बॉल है सेम ही, और एक की वेलोसिटी ज्यादा है और दूसरी की कम है। ठीक है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसको रोकना जो होता है वो क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो फोर्स है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। मतलब मूविंग क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी पॉजेस करता है जो कि फोर्स को डिफाइन करता है। ओके, समथिंग कहीं ना कहीं। तो हम कहते हैं कि एक नया टर्म लाते हैं और उसको नाम देते हैं हम क्या? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, it is defined as it is defined as product of mass and velocity, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, ये जो है ना मोमेंटम डिफाइन होता है, मतलब P इक्वल टू एम इंटू वी। यहां पर P क्या है? मोमेंटम है। ओके, एंड M क्या है? मास। V जो है वो क्या है? वेलोसिटी। ओके, SI यूनिट इसका क्या होगा? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की जो SI यूनिट होगी वो कितनी होगी? वो होती है kg मीटर पर सेकेंड। ये है SI यूनिट। ओके, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन भी होता है। तो वो समझ में आ गया। अच्छा, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, इसको अगर एक तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और या आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी पॉज्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वांटिटी प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। अब देखिए, मोमेंटम हमें समझ में आ गया कि कैसे एक पर्टिकुलर मूविंग क्वांटिटी पर जो फोर्स कितना लगेगा इसको डिफाइन करता है। तो हम इसके आधार पर न्यूटन ने एक लॉज दिया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स का मोशन का नियम। ठीक है, देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the force applied and change takes place in the direction of फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड के डायरेक्शन में चेंज प्लेस। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन।
सेकेंड लॉ लगाना जरूरी है यहाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, दूसरा नियम, rate of change in momentum is directly proportional to force applied and change takes place in the direction of force applied। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में चेंज भी होता है। ओके, क्या डायरेक्शन जो है मतलब जो मोमेंटम में चेंज होता है उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाइड होता है। तो अब कह क्या रहा है ये, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, ये रेट ऑफ चेंज ये कहता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या है ये, एक एक करके। ठीक है, देखिए होता क्या है यहाँ पर, ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं, ये है इसमें हम जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर P ये है लेट M मास ऑफ द ब्लॉक, मास है ब्लॉक का, ब्लॉक U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, V जो है ना वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब हम रेट ऑफ चेंज इनिशियल मोमेंटम देखें तो कितना हो जाएगा, m इंटू यू, फाइनल लिख सकते हैं m इंटू बी। ओके, अब रेट ऑफ चेंज जो लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, तो P F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ माइनस पी इनिशियल, ये आप लिख चुके हैं। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसकी जगह पर ये तो स्टेटमेंट ही है न्यूटन सेकेंड लॉ का, तो इस पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एम बी माइनस एम यू अपॉन T2 माइनस T1, मतलब कहने का ये तो लिख ही लीजिए T2 माइनस T1। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं आप डेल्टा टी, एम कॉमन ले लीजिए, V माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1 डेल्टा टी, इतना लिख सकते हैं। ओके, और इसी चीज को आप थोड़ा सा आगे लिख लीजिए इम्प्लाइज करके, ये अलग चीज है, प्रोपोर्शनल नहीं है, इम्प्लाइज है, इसके नीचे लिखते हैं, तो यहाँ हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये इतना है m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, इतना समझ में आया। अब इतना समझ में आया तो इससे आगे सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये जो है इसमें ये आप डेल्टा v ये जो करेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ये होगा। और फोर्स यहाँ पर लिखेंगे अपन, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे के ए। ओके, कांस्टेंट लगा देते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी नहीं लगाते, यहाँ क्या है के, इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट ओके, बट होगा क्या यहाँ पर, k का वैल्यू कितना होगा, k विल बी 1, बिकॉज इधर और इस साइड दोनों की साइड की यूनिट को सेम करना है, तो इसका हमें यूनिट क्वांटिटी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रोपोर्शनेट ए रहेगा बेसिक वैल्यू के साथ। ठीक है, तो हेयर टू मेक बोथ साइड सेम यूनिट समान बनाना है हमें, तो हम क्या मान लेते हैं, k इक्वल टू 1, F इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स क्या है, मास, मतलब एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट मास इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ये भी हो सकता है, या फोर्स अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट पर और उसमें एक्सेलरेशन 1 kg के ऑब्जेक्ट पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन, मतलब यूनिट है ऐसा फोर्स का। एक बार हम इसको लिख लेते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, देखिए ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ये तो एक्सप्रेशन है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ऐसा यूनिट जो होगा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स की जो ऐसा यूनिट होगी वो कितना होगी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं क्या है, न्यूटन।
ठीक है, इसी का नाम क्या है, न्यूटन, साइंटिस्ट के नाम पर। ओके, और अगर न्यूटन लिखिएगा ना पूरा तो ऐसे लिखना पड़ेगा न्यूटन, ठीक है, तो यूनिट ऐसे लिखाएगा। तो ये है आपका ऐसे यूनिट। अच्छा, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर समझना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है ऐसे यूनिट का, ये तो क्लियर हो गया। अब हम डिफाइन करेंगे कि 1 न्यूटन किसे कहते हैं, व्हाट इज 1 न्यूटन। ओके, तो 1 न्यूटन जो होगा वो क्या होगा, ये समझना है। यहां पर 1 न्यूटन क्या होगा, 1 न्यूटन, देखिए इसको समझिए, 1 न्यूटन क्या होता है। देखो, अगर कोई फोर्स किसी 1 kg मास के ब्लॉक पर एक्ट करके उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस करे तो उसको क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस acceleration of force applied on an object of mass 1 kg। यहां से थोड़ा सा इसको हटाइए और ये लिख लीजिए, on an object of mass 1 kg to produce acceleration of 1 meter per second square is known as 1 न्यूटन। इसको क्या कहते हैं, 1 न्यूटन, ठीक है, ये है आपका क्लियर। ओके, तो 1 न्यूटन का डेफिनेशन हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या यूज होता है ये चीज हम समझेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स कैपिटल लिख लो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहला एप्लीकेशन क्या है, देखो पहला एप्लीकेशन है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट प्लेयर जो होता है, खिलाड़ी, वो कोई कैच करता है तो अपने हैंड को पीछे की तरफ खींचता है, नहीं, ही लोअर्स हिज हैंड बिकॉज, क्यों, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, चेंज इन मोमेंटम के रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फोर्स उसको कम लगता है। कैसे, इसको समझ लो, फिर लिखते हैं स्टेटमेंट, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा जो है ना चेंज को बताता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो डेल्टा टी जो है ना जैसे ही बढ़ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज कर, ठीक है। अ क्रिकेट प्लेयर lowers his hand to catch the ball due to which force reduces, फोर्स जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, reduces, कम हो जाता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है, दूसरा अगर हमको एप्लीकेशन लिखना है तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप बताइए। जैसे एक एथलेटिक जो मीट होता है उसमें जो एथलेटिक्स होता है वो जंपिंग के लिए हम क्या कर देते हैं, एक कुशंस रख देते हैं उस पर, गद्दा, या फिर किस ग्राउंड पर, या फिर स्टैंड।
जैसे वो जंप करता है ना तो टाइम ड्यूरेशन अचानक से नहीं गिरता, वो टाइम ड्यूरेशन जो चेंज इन मोमेंटम हो जाता है ना उसका बढ़ जाता है। इसकी वजह से फिर वही सेम चीज ये आप लिख ही ले कि कैसे रिड्यूस होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो ये जो है ना जैसे डेल्टा टी बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा है, ठीक है, ये आप लिख ले कहीं पर, ठीक है। इन एथलेटिक मीट a cushion or sand is placed on the ground to reduce the effect of force. Effect of force लिख लो, force while jumping के दौरान। ये और थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे देखो आजकल ना जितने भी व्हीकल्स है कार वगैरह उसमें क्या है सीट बेल्ट बांधना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही कोई मूव करता है ना तो सीट बेल्ट बंधा जो रहता है उसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम ज्यादा नहीं होता, वो या गिरता उड़ता भी है ज्यादा चेंज इन मोमेंटम जो उसका जो टाइम होता है ना वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस जो ट्रैवलर होता है जो बैठा रहता है उसमें उसको ज्यादा चोट नहीं लगता, ठीक है। तो ये सीट बेल्ट वाला एग्जांपल आप खुद से लिख लेना, ओके। अब हम करेंगे इस पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस को समझेंगे, ओके। ये पेज नंबर 118 का है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following has more inertia? A rubber ball and a stone of the same size, a bicycle and a train, B नंबर में। C a 5 rupees coin and a 1 rupees coin। मतलब किसमें ज्यादा इनर्शिया होता है? तो इनर्शिया जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the force applied, sorry, to the mass of the block। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास ऑफ द ब्लॉक के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पहला है। अब देखो जिसका मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज। रबर बॉल और स्टोन में कौन ज्यादा भारी होगा? तो स्टोन ज्यादा मास क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। स्टोन पहले का आंसर लिखो, स्टोन। दूसरे बी नंबर, देखो बी नंबर में क्या है, अ बाइसिकल एंड ए ट्रेन। देखो कौन सा, बाइसिकल, ओके। तीसरा जो है ना सी नंबर, देखो a 5 rupees coin and a 1 rupees coin, a 5 rupees coin, ठीक है। ये 5 रुपीज कॉइन है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ओके। तो ये होगा आपका इसका आंसर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन सी लंबा है, बस आंसर तो छोटा ही है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसमें कितना नंबर ऑफ टाइम्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। A football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. Also define the agent supplying the force in each case. देखो, a football player kicks a football to another player of his team. देखो एक फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, किक करता है, दूसरे फुटबॉल को सेंड करता है अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, अपने टीम पर। हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, दूसरा क्या करता है, एक तो दूसरे प्लेयर को अपने टीम के प्लेयर को देता है, फिर प्लेयर गोलकीपर को भेजता है। द गोलकीपर्स ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल,
बॉल को कलेक्ट करता है एंड किक्स इट टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, तब अपने ही टीम के प्लेयर को वो क्या कर देता है, सेंड कर देता है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस, कौन कौन एजेंट सप्लाई करता है वो भी देखना है। देखो पहले केस में जो है ना, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को सेंड करता है बॉल, ठीक है, ये जो है ना बॉल है मान लो, ओके, और फिर ये बॉल लेकर के क्या करता है, गोलकीपर को भेजता है। ये प्लेयर है, ये भी प्लेयर है। अब ये क्या करता है, फिर ये ये यहां से क्या करता है, गोलकीपर को सेंड करता है। ये क्या है, गोलकीपर है, ओके। अब ये यहां से सेंड करता है इस तरह से। अब इसके बाद जो है ना, ये यहां से फिर फुटबॉल पास करता है गोलकीपर अपने टीम के प्लेयर को, अपने टीम के, ये प्लेयर है, सेम टीम का प्लेयर है, सेम टीम का है, गोलकीपर के टीम का है। अब देखो कितने बार हुआ टोटल, 4 टाइम्स, नहीं 4 टाइम्स, देख ही रहा है यहां पर। अब ये इसको फेंकेगा, ये इसको फेंकेगा, तो ये 0 से कुछ वेलोसिटी देगा, ये कुछ वेलोसिटी इसको देगा, यहां पर सेंड करेगा, लेकिन ये क्या कर देगा, उस वेलोसिटी को क्या करेगा, 0 कर देगा, मतलब उसके फोर्स को कम कर देगा, 0 कर देगा। फिर ये इसको फोर्स बना के देगा अपने गोल टीम प्लेयर को, तो ये यहां पर 0 हो जाएगा। तो इतने टाइम्स जो है ना, अब कौन कौन फोर्स सप्लाई कर रहा है, तो पहला वाला ऐसे फोर्स सप्लाई कर रहा है, दूसरे वाला इसको चेंज कर रहा है, अब ये इसको रोक रहा है, ठीक है। तो ये गोलकीपर जो है ना, इसकी वजह से यहाँ पर 0 वेलोसिटी हो जाएगी फोर्स, तो ये भी सप्लाई कर रहा है। यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, फोर्स यहां पर जाएगा और इसको रिड्यूस कर देगा। तो इस तरह से 4 टाइम्स जो है ना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। आइडेंटिफाई द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस, और जब 4 टाइम्स चेंज हो रहा है, ऑफ कोर्स 4 टाइम फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा तो नहीं होगा फोर्स अप्लाइड, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो 4 टाइम्स चेंज हो रहा है, ऑफ कोर्स 4 टाइम्स वेलोसिटी भी, मतलब फोर्स भी प्रोवाइड होगा। तो ये 2nd नंबर क्वेश्चन का आंसर था। अब 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो। एक्सप्लेन व्हाई कम्स सम ऑफ द लीव्स में गेट डीअटैच्ड फ्रॉम द ट्री इफ वी वाइग्रसली शेक इट्स ब्रांच। ये हमने पढ़ रखा है ये थ्योरी में, ड्यू टू अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अच्छा ये है, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो ड्यू टू इनर्शिया, देखो होता क्या है, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है हमने इनर्शिया ऑफ मोशन में और इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इन दोनों चीजों को। तो आंसर जो है ना, आंसर प्रीवियस स्लाइड में तुमको मिल जाएगा, बट हम यहाँ समझा देते हैं। व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप। जैसे ही मूविंग बस को रोकते हैं ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, जो कंटेक्टिंग पार्ट कनेक्टेड रहता है बस से, वो तो रेस्ट में आ जाता है, और आगे वाला पार्ट जो होता है मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण मूव ही करता रहता है, तो इसलिए वो आगे फॉरवर्ड मूव कर जाता है। लेकिन यही चीज जब मतलब बस रेस्ट में है तब होता, तो नीचे वाला पार्ट मोशन में हो जाता, क्योंकि जो कंटेक्ट पार्ट है वो मूविंग हो जाएगा, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना वो रेस्ट में आ जाता है। तो ये ऐसा सीन बनता है, इसलिए ओके, समझ में आई बात है। मतलब कहने का इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ऐसा होता है। तो इनर्शिया, ये चीज, इसका कंप्लीट एनालिसिस तो तुमको मिल जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ये हो जाएगा, कंप्लीट एनालिसिस है आज का ये टॉपिक।